जख्म है वो भर जाएगा। ये तो पीठ का जख्म तो इतना सा है, जो दिल पे जख्म लगे हैं बहुत है। मेरे खुद के दर्द से ज्यादा दर्द जो देश के लोग, गरीब लोग सह रहे हैं, मुझे उनके बारे में चिंता है। आप अपराधी बीजेपी कार्यालय से आते हैं, मुख्यमंत्री ऑफिस से, और आपके गोली चला के जाते हैं। तो बीजेपी वालों को तो कोई चाल चरित्र और उनकी कथनी करनी कुछ है ही नहीं। वो तो लोगों को बांट के राजनीति करना चाहते हैं। या तो इनके हिसाब से काम करो, वो कहते हैं सारे भ्रष्टाचारी या तो हमारे साथ आ जाओ वरना जेल जाओ। अब सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। आप बताओ कौन सी कानून व्यवस्था जिसमें सरेआम गोलियां चल रही है? लोगों की जान से खेलने वाले और लोगों की जान की हत्या का षड्यंत्र करने वाली सरकार को सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति की हत्या से आंदोलन नहीं रुकने वाले, आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार, पत्रिका के लिए मैं शिवमणि त्यागी। हमारे साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर हैं, हम उनसे बात करेंगे। चंद्रशेखर जी, आपको हमला हुआ था, जानलेवा हमला, आप कैसा स्वास्थ्य है? ठीक है, जख्म है वो भर जाएगा। और मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर जो करोड़ों माओ बहनों का प्यारा आशीर्वाद है, भाइयों बुजुर्गों का, और जिस कार्य के लिए मैं भी कुदरत ने मुझे जिंदगी दी है वो भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं सलामत हूँ। और जिन लोगों ने मेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, जिन लोगों ने इस दुर्द तकलीफ में मेरा साथ दिया, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इतना प्यारा आशीर्वाद दिया कि मैं स्वस्थ हूँ और उनके बीच में। हमलावर तो पकड़े गए, संतुष्ट हैं आप? मैंने अपनी बात जो है कल अधिकारियों के माध्यम से कही थी कि बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि आक्रोश है, मैं भी समझता हूँ, आक्रोश को शांत करने के लिए हम लोग हैं भी, और हमने उस पर प्रयास भी किया है कि कोई इस तरह का, देखिए आप, इतनी बड़ी घटना पे कोई एक पत्ता भी नहीं हिला। इसका प्रमाण ये कि हमारा संगठन कैडा संगठन है, जिम्मेदार समझदार लोगों का, और उनको जो आदेश दिए जाते हैं उसको पालन करते हैं। लेकिन वरना कुछ लोगों में गुस्सा बहुत था। तो कई चीजें ऐसी हैं जांच में जिसपे अभी, क्योंकि अभी तो गिरफ्तारी हुई है, ये सामान्य गिरफ्तारी है, अभी बहुत सारी उनको रिमांड पे लेके उनसे उससे पुलिस कस्टडी लेके, अगर पुलिस उनसे बहुत सारी चीज जानने का प्रयास करेगी, जैसे कि उनको ये हथियार किसने मुहैया कराए, और जैसा कि हमारे लोगों ने देखा कि उनके पास जो है ऑटोमेटिक वेपन्स भी थे, और क्योंकि हमने ही नंबर बताया तो हमारे लोगों ने देखा। और फिर मेरी उत्सुकता भी है कि ये कहने से काम नहीं चल पाएगा कि भाई उनको मेरा कोई बयान बुरा लग गया। बयान बुरा लग गया तो आदमी उसका कुछ तो विरोध दर्ज करा था। उन्होंने मेरे बयान के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी, कहीं कोई धरना किया, बयान उन्हें बुरा लग गया इसलिए उन्होंने गोली चला दी। ये भी एक बड़ा मजाकिया वो है कि साहब वो आ रहे थे, उनको पता लगा कि कौन आ रहा है, तो पता लगा चंद्रशेखर आया है, तो उन्होंने हत्या का प्लान बना लिया सडनली। ये एक तरह की ना, ये मतलब कहानी में भी इसको आप समझो कि ये एक अच्छा सा जो है ना जोक। फिर वो गाड़ी मीरकपुर की तरफ ही क्यों गई, जबकि उनका रास्ता तो सबसे सेफ रास्ता जो है, जिस समाज से वो बच्चे आते हैं, जो उनका अपना गांव है, वो भाईले की तरफ पड़ता है, तो वो उधर क्यों गए? वो यहाँ से बीच में एक गांव पड़ता है रायपुर में, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, जहाँ वो रुके हैं। पुलिस ने इस पर भी कोई बात नहीं बताई। फिर उन्होंने वो सब यहाँ इकट्ठे क्यों थे, इस पर कोई बात नहीं बताई। तो बहुत सारी चीजें हैं कि उनको यहाँ से कौन लेके गया, किसकी सुरक्षा में वो हरियाणा तक पहुंचे, इन सब का जवाब अभी जारी है। और मुझे जहां तक मुझे जानकारी है, कुछ मैंने अधिकारियों को बताया भी, क्योंकि जांच का पार्ट है, मुझे ऐसा जानकारी है कि जिस व्यक्ति ने इस काम के लिए उनको हायर किया है, क्योंकि ये तो मोहरे हो सकते हैं, इनके पीछे कोई बड़ा जो है व्यक्ति जो है, बड़ा ताकतवर व्यक्ति भी हो सकता है, बड़ा व्यक्ति भी हो, सरकार के लोग भी हो सकते हैं। तो हो सकता है, आपको लगता है कोई है? नहीं, कुछ चीजें मेरे सामने आई। मैंने पुलिस से कहा कि वो जांच करे। मैंने फिर कहा कि सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते, जैसे किसी भी जाति धर्म में सब लोग एक विचारधारा के नहीं हो सकते, वैसे ही सब अधिकारी कर्मचारी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो अच्छे अधिकारी भी हैं और कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो सरकार के आगे नतमस्तक हैं। तो मेरा मानना है पुलिस अभी जांच करेगी, क्योंकि वो आक्रोश को संभालते उन्होंने जल्दबाजी में गिरफ्तारी कर दी। बाकी और चीजों पे भी वो ध्यान देगी, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें निकल के आएंगी। कुछ बड़ी मछलियां भी फंसेंगी, जिनको मेरे आजाद समाज पार्टी के बढ़ते कद से और जिस तरह से अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, उससे जो है कुछ परेशानी हो सकती है। दलितों के मुद्दे उन्हीं राज्यों में जाकर उठाते हैं जहाँ भाजपा शासित सरकार है, ऐसा है? इसके लिए हमें चीजों पे को जानना चाहिए। अभी मैं सबसे आखिरी बार गिरफ्तार कहाँ हुआ, क्या आपको जानकारी है? मैं कौन सी जेल में गया सबसे आखिरी बार? आप बताइए। मैं आगरा जेल में गया। आगरा नहीं, जयपुर। और जयपुर राजस्थान में आता है, राजस्थान की राजधानी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मटकी छूने वाली घटना पे जब अन्याय हुआ, मैं गया 4 बार, वो राजस्थान में हुई। ओम प्रकाश रहगर जिसने बच्चे ने सुसाइड नोट लिखा और मैं वहां 4 दिन धरने बैठ रहा, वो
राजस्थान में हुई, अजमेर में। जितेंद्र मेघवाल की हत्या राजस्थान में हुई, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा धरना किया। और कल जो मैंने इस घटना के बाद जो सबसे पहले रैली की वो भरतपुर राजस्थान में की। राजस्थान में की। तो बीजेपी वालों को तो कोई चाल चरित्र और उनकी कथनी करनी कुछ है ही नहीं। वो तो लोगों को बांट के राजनीति करना चाहते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि किस तरह सत्ता में रहें, चाहे कोई मरे जिए। उनके ऊपर कितने दंगों के आरोप हैं, उनके नेता कितना झूठ बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर नोटबंदी से फायदा ना हो तो मुझे सड़क चौराहे पे लात मार देना 50 दिन बाद। फिर 2000 का नोट क्यों बंद किया अगर नोटबंदी से फायदा हो रहा था? कितनी इकोनॉमी बड़ी डेवलप हुई, जीडीपी कितनी बड़ी देश की। ठीक है, अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करोगे, विदेश नीति पे बात नहीं करोगे, महंगाई पे बात नहीं करोगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करोगे, कानून व्यवस्था पे बात नहीं करोगे, इल्जाम लगाते रहोगे। अब ये जिसको अजीत पवार को, इस पे आपने 2 दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां के फर्नांडिस साहब जब बयान दे रहे थे कि हम इसको जेल में डालेंगे। अब वो वॉशिंग मशीन तो बीजेपी की में आ गया, तो वो इधर हो गए, वो ठीक हो गए, साफ सुथरे हो गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए गए। तो भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई है बीजेपी। और जो लोग जो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे कि सीबीडी इनकम टैक्स ने जेल में कम भेजे लोग, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स ने, और इनकी पार्टी में ज्यादा भेजे। जिन पे भी छापा पड़ता है क्या तो उनकी पार्टी ज्वाइन करता है, जेल जाता है। तो आप देखो, भ्रष्टाचारियों के लोग, भ्रष्टाचार की पार्टी के लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और जो पत्रकार बोलता है उसको जेल भेज देते हैं, जो अधिकारी इनके खिलाफ काम करते हैं। आप, हम सहारनपुर में रहते हैं, एक यहाँ महिला अधिकारी थी भेंट में, एसडीएम, और 22 वोट से जीता हुआ चुनाव हराने के लिए पूरे जोर लगा दिए। सारे बीजेपी के नेता चले गए, उन्होंने नहीं मानी तो आचार संहिता खत्म हुई। 2 मिनट बाद उनका लेटर था, उनको अटैच कर दिया कमिश्नर ऑफिस से। ये है बीजेपी। या तो इनके हिसाब से काम करो, वो कहते हैं सारे भ्रष्टाचारी या तो हमारे साथ आ जाओ वरना जेल जाओ। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या लगता है जो मंडल कमीशन है उसकी समीक्षा होनी चाहिए? समीक्षा तो तब हो जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई हो। मंडल कमीशन की जितनी सिफारिशें थी उसमें से 2 सिफारिशें लागू हुई। अभी तो मंडल कमीशन पे और समीक्षा देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान के हैं 2014 के चुनाव से पहले कहते, उनका मैनिफेस्टो पढ़ के देखो कि मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू करेंगे। और वही लोग हैं जो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, बीजेपी के लोग। और वही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की हत्या करना चाहते हैं। और मंडल कमीशन की सिफारिशें तो हम ही लोग लागू कराएंगे, और वो तब होंगी जब आप जो है मंडल कमीशन की सिफारिशों को बता दो जनता क्या है। और अभी तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो बीजेपी क्यों विरोध करती है जातीय जनगणना का? जातीय जनगणना होगी तो ये भी कंफर्म हो जाएगा। आप ये भी तो जानना चाहते हैं समीक्षा में कि किस समाज पे कितना प्रतिनिधित्व है, तो वो तभी तो पता लगेगा जब आप जातीय जनगणना कराओगे। करा तो नहीं रहे हो। किस समाज का कितना प्रतिनिधित्व, किस समाज, किस डिपार्टमेंट में, किस विभाग में कितने बड़े पैमाने पर नौकरियों में, क्लास 1 में कितना है, 2 में कितना है, 3 में, 4 में कितना है, राजनीति में कितना है, आर्थिक क्षेत्र में कितना है, उद्योग किसके पास है, बिजनेस किसके पास है। सही बात है। इन सब का पता कैसे लगेगा? जब आप जातीय जनगणना करा के आंकड़ा बना के दोगे। उससे तो बीजेपी डरती है, क्योंकि बीजेपी को पता है जातीय जनगणना कराई सारी पोल खुल जाएगी, इस देश का दलित पिछड़ा जाग जाएगा, इस देश का दलित पिछड़ा आदिवासी खड़ा हो जाएगा। ये उनको पता लगेगा, उनका सारा अधिकारी लूटे बैठे हैं बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, वो सड़कों पे आ जाएगा। और ये सरकार एक दिन नहीं चलेगी। जिस दिन जातीय जनगणना होगी पूरे देश में क्रांति आ जाएगी। मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई तेजी से आगे बढ़ेगी। और आप देखना ऐसा बड़ा परिवर्तन होगा कि लोगों को जान बचानी भारी हो जाएगी। ताकतवर लोगों की जमीन खींच लेंगे लोग। ठीक है, आज हालात देखो। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब भी आप इतना फ्रिक्वेंटली बोल लेते हैं, आप लाइव कर लेते हैं इतना 2-2 घंटे का। ये एनर्जी और इंटेलिजेंसी कहाँ से सीखी आपने? सीखी नहीं है। ये तो पीठ का जख्म तो इतना सा है, जो दिल पे जख्म लगे हैं बहुत बड़े हैं। रोज जब अपने लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होते देखते हैं, खबर पढ़ते हैं, आज महिलाओं के साथ वहाँ रेप हुआ, हत्या हुई, जला दिया, बाल काट लिए, मुंह नोच लिया, तेजाब डाल दिया, तकलीफ होती है। मेरे खुद के दर्द से ज्यादा दर्द जो देश के लोग, गरीब लोग सह रहे हैं, मुझे उनके बारे में चिंता है। और फिर जब भी तकलीफ होती है तो ये जो स्लोगन मैंने लिखा है दीवारों पे, मैं इनको पढ़ लेता हूँ। जब मुझे और तकलीफ होती है तो अपने महापुरुषों की जीवनी पढ़ लेता हूँ, फिर देखता हूँ उन्होंने कितनी मुसीबतों में काम किए। बाबा साहब अम्बेडकर मिलता है तो पढ़ते हैं। हाँ, लगातार पढ़ता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर डायबिटिक थे, फिर भी 22 घंटे बैठ के लिखते थे, क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी। मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता मेरे जीवन का आखिरी दिन कौन सा होगा, लेकिन मैं जब तक जीवित हूँ मैं चाहता हूँ अपने लोगों को जागरूक करते रहूँ। इसलिए मैं गया भरतपुर ये बताने के लिए कि मेरे लोग सही रास्ते को समझे। और मैं एम्बुलेंस से गए थे आप? हाँ, 7 घंटे एक साइड से जाना, 7 घंटे एक साइड से आना। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी? हाँ, पूरे रास्ते ब्लीडिंग होती गई, पूरे रास्ते ब्लीडिंग होती आई। अब कैसा है आपका चक्कर?
अब जख्म सूख रहा है धीरे धीरे, इन्फेक्शन का वो है, और उसके लिए लगातार आप जो, जल्द ठीक हो जाएं। हाँ धन्यवाद। और मैं वो जो शुभ चिंतक मंगल कामना जिन्होंने की, जो मेरे लिए मंगल मैत्री करे थे, उन सभी भाइयों का, चाहे वो पत्रकार हो, महिलाएं हों, बच्चियां हों, नौजवान हों, राजनीतिक दल के हों, किसी भी दल के हों, मैंने कहा सभी पार्टियों में अच्छे लोग हैं, सभी जातियों में अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था सिर्फ विधानसभा में खड़े होकर बड़े भाषण देने से अच्छी नहीं होती है, या रैलियों में बड़े भाषण देके अच्छी नहीं होती है। कानून व्यवस्था होती है जब आप अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और अपराधियों का संरक्षण नहीं करते हैं। आप अपने आप को योगी कहते हैं, लेकिन आपकी कार्यशैली में लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आप जाति धर्म देख के कार्रवाई करते हैं, और ये भी महसूस कर रहे हैं कि जब अपराधी बीजेपी से जुड़ा होता है तो आपको सांप सूंघ जाता है, आप चुप हो जाते हैं, आप जवाब भी नहीं देते हैं। इसका प्रमाण है कि आप पे एक शब्द नहीं था बोलने को, कि आप कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और यहाँ सरेआम गोलियां चली एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये इस बात का प्रमाण था। अगर आपकी कानून व्यवस्था अच्छी होती, आरोपी बीजेपी के आदमी हो तो फिर आप नहीं बोलते, और फिर आपने अपने हमले की बात कही। हाँ, तो जिसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि क्या जब उनके जाति लोग अपराध करते हैं तो उनके मुंह पे टेप क्यों लग जाती है, चाहे वो हाथरस के हों, उन्नाव के हों, गोंडा के हों, या फिर वो सहारनपुर के हों, तब उनके मुंह पे टेप क्यों लग जाती है। फिर वो क्यों कहते हैं सबके मुख्यमंत्री, कौन आप, मैं अपनी जाति का मुख्यमंत्री हूँ, ये कहते क्यों शर्म आती है। आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। आप बताओ कौन सी कानून व्यवस्था जिसमें सरेआम गोलियां चल रही हैं, और कौन दे रहा है इतना बल, कौन कर रहा है इन बच्चों को गुमराह कि जाओ किसी पे गोली चला दो, उसकी जान ले लो। ठीक है, तो अभी जब ये घटना खुलेगी आपको पता लग जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, पहले भी बीजेपी के लोग मजाक उड़ा रहे थे कि सुरक्षा पाने के लिए अपने आप पर हमला करा लिया। मैं तो कह रहा हूँ, आप सरकार आपकी, आप सुरक्षा में आप करा लो अपने ऊपर हमले। ठीक है, आपकी सरकारों में तो होंगे विपक्ष में हमले, ऐसे नहीं होंगे। तो मैंने एक हमला भी देखा कि जिस व्यक्ति की सदस्यता चली गई एक बड़े नेता की, बाद में उस व्यक्ति ने एफिडेविट देके अपनी FIR वापस ले ली, कहा DM साहब का दबाव था, उनके दबाव में मैंने आजम खान पे मुकदमा किया। ठीक है, हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जो साथी हमारे रहे, उनकी सुरक्षा किस तरह से आपने कम की, और कल कोई घटना हो जाएगी तो आप कह दोगे कि भाई हम कार्रवाई करेंगे। लोगों की जान से खेलने वाले और लोगों की जान की हत्या का षड्यंत्र करने वाली सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की हत्या से आंदोलन नहीं रुकने वाले, आंदोलन जारी रहेंगे। तो अभी आपको सुरक्षा मिली है? नहीं, अभी घर पे मुझे जो है सुरक्षा दी गई है, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, बात मेरी सुरक्षा की नहीं है, बात है इस उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा की, जो मुख्यमंत्री नहीं है, जो विधायक नहीं है, जो केंद्रीय मंत्री नहीं है, जो सांसद भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, उस जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री कंधों पे है। तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कैसे करेंगे सुरक्षा। तो उनके पास शब्द नहीं था इसलिए चुप थे, वरना बहुत बोलते हैं, सब जानते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, उंगली दिखा दिखा के बोलते हैं। अब क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि आप जब आपने अपने गिरवान में झांक के देखा तो आप कहते हो बड़ी बड़ी बातें, दूसरे प्रदेश में जाकर कहते हैं यूपी जैसा वो कर देंगे, हमारे यहाँ के तो शिमला और क्या क्या बना गए थे वो आके हमारे यहाँ। मैं आके इसको कैराना को शिमला बना दूंगा मई जून में, है। और इसी जून में जब गोलियां चल रही है जुलाई में, तो तब फिर आवाज नहीं निकल रही है। ठीक है, जून में चली ना गोली, तो क्या कौन सा शिमला बनाया आपने, गोली वाला शिमला? नहीं, वो कहते हैं कि हमने आरोपी पकड़ लिए हैं और उनको गिरफ्तार। उन्होंने पकड़े, मुख्यमंत्री गए थे पकड़ने? पुलिस। तो पुलिस, फिर कह रहा हूँ, पुलिस को अक्सर दबाव तो हटाओ सत्ता का। पुलिस तो ऐसे अपराधियों को सबको सबक सिखा देगी। और वो ये जो अगर वो एक अभी तो कह रहे थे कि सारे अपराधी छोड़ के भाग गए, अपराधी कहाँ से आए? ये क्या CM कार्यालय से आए अपराधी? और हथियार पहले से लिए घूम रहे थे वो लोग। हाँ देखो, ये भी बताया पुलिस ने कि अब देखो आम उसमें हथियार लेके घूम रहे, तो पुलिस सुरक्षा देखो कैसी व्यवस्था। और मुख्यमंत्री कह सारे अपराधी भाग गए हैं, अब अपराधी बीजेपी कार्यालय से आते हैं, मुख्यमंत्री ऑफिस से, और आके गोली चला के जाते हैं। और देखो सरेआम अवैध हथियार लेके घूम रहे हैं, और खुश हो रही है पुलिस बताते हुए कि भाई वो तो पहले से लेके घूम रहे थे, अचानक से पता लगा कि चंद्रशेखर आ रहे हैं तो चलो चंद्रशेखर को दो गोली मार देते हैं। तो मेरे हौसले देखो अपराधी कितने बड़े हुए हैं। एक अंतिम सवाल, अब 2024 में कहां से आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी तय करेगी, हमारी पार्टी नगीना में मुझे तैयारी कराई, लेकिन बाकी काम पार्टी तय करेगी, पार्टी के हर आदेश का पालन होगा। नगीना से? हाँ, बाकी पार्टी बड़ी है, मैं पार्टी का वर्कर हूँ, अभी तो मैं स्वस्थ भी नहीं, तो क्या आपसे पार्टी लड़ाई, जो पार्टी के फैसले, मैं पार्टी के फैसले का स्वागत करूंगा। तो हमने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर से बात की, और उनका मानना है कि कोई भी समस्या हो उसकी चाबी सत्ता से ही निकल कर आती है, और अभी पुलिस के खुलासे से वो बहुत संतुष्ट नहीं है, और उनका कहना है कि अभी और खुलासा होना बाकी है। सहारनपुर से पत्रिका के लिए शिवमणि त्यागी।